आइसोलेटेड सिस्टम का लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का पक्का मिल जाना चाहिए नीट एग्जाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, तो इसको अच्छे से देखना, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, यहीं से फिर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की तरफ पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, तो आइसोलेटेड सिस्टम अब किसको बोलते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले थोड़ी थ्योरी आएगी, फिर हल्के फुल्के न्यूमेरिकल। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर लगने वाला फोर्स इज म्यूचुअल इंटरैक्शन। ये क्या होता है? म्यूचुअल इंटरैक्शन का फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाता है। तो म्यूचुअल इंटरैक्शन का फोर्स पेयर में कैंसिल आउट हो जाता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी चलेगी अभी इसकी, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो म्यूचुअल इंटरैक्शन का फोर्स पेयर में कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे एग्जांपल, तो एग्जांपल में हमारे पास आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में पार्टिकल कहीं भी रखे हुए हो, ठीक है ना, दो पार्टिकल ऐसे ऐसे भी रख दो तो भी इनका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन म्यूचुअली रहेगा, हमेशा एक दूसरे की तरफ पॉइंट करेगा और एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को पेयर में कैंसिल आउट कर देगा। तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा फोर्स कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स जो है दैट फोर्स इज आल्सो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये फोर्स भी हमेशा म्यूचुअल रहेगा और पेयर में लेने पर एक दूसरे को कर देगा कैंसिल आउट। तो ये वो फोर्सेस हैं जो म्यूचुअल इंटरैक्शन के फोर्सेस होते हैं और एक दूसरे को पेयर में लेने पर कर जाते हैं कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो इन स्प्रिंग फोर्स समटाइम्स, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, पार्टिकल एक एक्सिस पर है तो स्प्रिंग फोर्स म्यूचुअल हो जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स को हमें देखना पड़ेगा, टेंशन को हमें देखना पड़ेगा कि पार्टिकल जो है वो एक ही एक्सिस पर है या नहीं है। तो वो समटाइम्स म्यूचुअल होते हैं, बट ये हमेशा म्यूचुअल रहते हैं। इनका मतलब ही नहीं होता पार्टिकल कहाँ पर है, क्यों है, कैसे है। तो ये हमेशा एक दूसरे की तरफ एक्ट करते रहते हैं। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो फोर्सेस लगती हैं दोज आर ओनली म्यूचुअल। तो इन आइसोलेटेड सिस्टम फोर्सेस आर ओनली म्यूचुअल। तो अगर फोर्सेस ओनली म्यूचुअल है देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल दैट इज ऑन सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। तो सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो COM पर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करता। तो जितने म्यूचुअल सिस्टम्स होते हैं, जैसे ये M1 और ये M2, इनके बीच में लगने वाला फोर्स म्यूचुअल है। तो FM कर दे रहा हूँ, नाम सही रहेगा, म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है। तो पेयर में लेने पर ये एक दूसरे को कर जाएगा कैंसिल आउट। ऐसे सिस्टम में नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। अब ये नेट फोर्स किस पे लगता है? तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास इज जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ से पूरी कथा चल निकलती है। तो पहली पहचान, जितनी भी फोर्सेस होंगी म्यूचुअल होंगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अगर सेंटर ऑफ मास पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो ऐसे सिचुएशन के अंदर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तीसरी बात, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी VCOM वो UCOM के बराबर हो जाएगी। मतलब सेंटर ऑफ मास की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पर है तो फाइनली भी रेस्ट पर रहेगा, इनिशियली चल रहा है तो फाइनली भी वैसे ही चलता रहेगा। हम इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता हूँ। तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज आपस में बराबर रहेंगी। जैसे 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 मतलब ये है कि मान लो ये M1 और M2 म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन के कारण आपस में इधर इधर जा रहे थे और इनकी इनिशियल वेलोसिटीज U1 U2 थी, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, ठीक है ना। अगर आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वेलोसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है इनिशियली क्या था। तो हम पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा ऐसे सवालों में देखेंगे और वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब म्यूचुअल इंटरैक्शन के कारण पार्टिकल तो आ रहे हैं पास पास, बट सेंटर ऑफ मास का क्या हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, चल रहा है नहीं चल रहा है, रेस्ट पर है या क्या है। तो अब फाइनली मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी V1 और V2 है। तो अब अगर हम VCOM का वैल्यू लिखें तो VCOM का वैल्यू मेरे पास आ गया M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब अगर हम UCOM इक्वल्स टू VCOM करें तो UCOM वेक्टर इक्वल्स टू VCOM करें तो मेरे पास रिजल्ट आया, दोनों को इक्वेट करने पर M1 U1 प्लस M2 U2
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दाएं बाएं से कट गया और इधर बचा m1 v1 प्लस m2 v2। और ये क्या, ये तो एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, और ये हो गया मेरे पास क्या, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, यानी ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड। तो मोमेंटम इन आइसोलेटेड सिस्टम, तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात आ गई हमारे सामने कि मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड्स गुड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर कोई ये पूछे कि यार मोमेंटम कब कंजर्व होगा, तो सीधे चाक से बोलना है कि सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। तो मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड्स गुड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम्स में मोमेंटम कंजर्वेशन एप्लीकेबल होता है, यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है ना, तो ये भी अभी हम आगे यूज में लेंगे। तो फिलहाल हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आ गई, एक लाइन में लिख करके समरी ले ले कि तो आइसोलेटेड सिस्टम की ये प्रॉपर्टीज अभी तक हम देख चुके हैं। तो आइसोलेटेड कौन होता है, आइसोलेटेड वो होता है जिसपे लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है, सेंटर ऑफ मास पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करता, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होती है, इनिशियल मोमेंटम जो होता है फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की आ गई। ठीक है ना, अब ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम में अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली चल रहा हो तो फाइनली भी वो उसी वेलोसिटी से चलता रहता है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है बट उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना। तो इन आइसोलेटेड सिस्टम, तो इन आइसोलेटेड सिस्टम पोजीशन ऑफ center of mass may change, but velocity does not। तो बन गया कंसेप्चुअल। तो आइसोलेटेड सिस्टम में पोजीशन तो चेंज हो सकती है बट वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो जितनी पहले होगी उतनी बाद में रहेगी। अब हम इनकी कैटेगरी बनानी शुरू करते हैं। तो अब हम टाइप 1 आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं जिसमें COM रिमेन्स एट रेस्ट। तो हम एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम लेने जा रहे हैं जिसमें COM रिमेन्स एट रेस्ट। अब COM रेस्ट पर कब होगा, तो COM रेस्ट पर तब होगा जब UCOM का वैल्यू 0 होगा, है ना। इनिशियली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तब 0 होगा जब पार्टिकल रेस्ट पर हो इनिशियली, दैट मींस U1 इक्वल्स टू 0 एंड U2 इक्वल टू 0। अब बड़े संभाल के चलना पड़ेगा, यानी ऐसे सवालों में इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर होने चाहिए। तो देखो, तो डायग्राम ये रहा। तो हमारे पास दो पार्टिकल थे M1 और M2 मास के, जो कि इनिशियली रेस्ट पर थे। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये एक दूसरे की तरफ चले। तो पार्टिकल्स वर इनिशियली एट रेस्ट, ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स they move towards each other। क्योंकि म्यूचुअल है तो इसलिए FCM 0 होगा, इसलिए ACM 0 होगा, क्योंकि UCM 0 है इसलिए VCM 0 होगा। मतलब COM कभी इसका चलेगा ही नहीं। तो जहां आप सुनो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर थे, उनको रिलीज किया गया, फलाने टाइम बाद बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, सेंटर मास से सीधे आंख बंद करो, टिक मारो, 0 उड़ा दो उसको, तो 0 ही रहेगी, वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि इनिशियली सेंटर मास की वेलोसिटी 0 है। तो इसका मतलब ये रहा कि ये पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास रहा, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रहा। ठीक है ना, ये पार्टिकल यहाँ से समथिंग अराउंड, मान लो इसको x1 डिस्टेंस पर है, ये मान लो आप x2 डिस्टेंस पर है, तो m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2 होगा, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था सेंटर मास के इधर और इधर जब कैविटी वाले सवाल कर रहे थे। तो अगर इन दोनों का ये सेंटर ऑफ मास है तो इधर mx और इधर mx बराबर होगा। तो मैं इधर रिजल्ट लिखते जा रहा हूँ पर मैं एक साथ लिख दूंगा। अब क्या होगा, पार्टिकल तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पार्टिकल तो चलेंगे, बट सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो वहीं का वहीं रहेगा, वो नहीं चलेगा। तो ये m2 चल रहा है और इधर से ये m1 चल रहा है, बट इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा, वो जहां पहले था अभी भी वहीं पर है। अब मान लो पार्टिकल का नया डिस्टेंस बचा x1 डैश और इधर से नया डिस्टेंस बचा x2 डैश। ठीक है ना, तो इस डायग्राम के अंदर और इस डायग्राम के अंदर अगर मैं चीजें लिखनी स्टार्ट करूं, इसको मैं इधर थोड़ा साइड कर रहा हूं, इसकी मेरे को भी जरूरत नहीं है, तो मैं इन दोनों डायग्राम्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट डायग्राम के अंदर m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। ठीक, दूसरी चीज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, तीसरी चीज इनिशियल मोमेंटम इज 0। तो ये तीन बातें इस डायग्राम से मेरे पास आ गई। ओके,
वो एक्सेलरेशन फोर्स में भी लिख दूंगा। अब दूसरे डायग्राम से फिर तीन बातें मेरे पास आई। m1x1 डैश इक्वल्स टू m2x2 डैश। दूसरी बात, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज स्टिल 0। तीसरी बात, फाइनल मोमेंटम इज आल्सो m1v1 माइनस m2v2 विच मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी m1v1 का वैल्यू m2v2 के बराबर होगा। तो पार्टिकल तो चलेंगे, पर ये पार्टिकल के चलने से सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, क्योंकि ये पार्टिकल एक दूसरे के मोमेंटम को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, सच दैट इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी मोमेंटम 0 रहेगा। अब ऐसे में ये पार्टिकल जब भी चलेंगे तो इनका लेफ्ट और राइट का mx आपस में बराबर रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास पर कोलाइड करेंगे। तो इन सच सिस्टम, एक और डायग्राम हम लेने जा रहे हैं। तो इस डायग्राम के अंदर अब मैं इन पार्टिकल को बिल्कुल यहां पर दिखा रहा हूं और ये जगह मैंने इसका सेंटर ऑफ मास दिखाई। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये पार्टिकल m1 मास का और इधर ये m2 मास का जब टकराएंगे तो इन सच सिस्टम बोथ पार्टिकल कोलाइड सेट सेंटर ऑफ मास। तो दोनों पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास पर जाकर के कोलाइड करेंगे। तो कहानी क्या क्या निकल करके आई कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर नेट फोर्स 0 होती है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहता है UCM 0, फाइनली भी VCM 0 और यहां भी VCM 0। तो सेंटर ऑफ मास के पास कभी कोई वेलोसिटी आती नहीं, पार्टिकल चलते हैं पर दोनों एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल आउट कर जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में पार्टिकल जब मिलते हैं तो अपने सेंटर ऑफ मास पर मिलते हैं, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में एग्जामिनर पूछता है तो भाई बताओ पहला पार्टिकल कितना आगे गया या दूसरा पार्टिकल कितना पीछे आया। तो पहला पार्टिकल उतना ही तो आगे गया जितना उसका सेंटर ऑफ मास था। तो अगर कोई पूछे x1 का वैल्यू बताओ तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बता दो, m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और अगर कोई पूछे भाई 2 वाला बताओ कितना आगे गया या पीछे आया, तो इसका जवाब हो गया m1r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से करके सिंपलीफाई कर सकते हो। तो ये कितना आगे गया, ये कितना पीछे आया, उसे निकालने का। अच्छा, ये जितना आगे जाएगा, लेट्स से दैट ये r1 है और लेट्स से दैट ये पीछे आया r2, तो m1x1 तो m2x2 के बराबर होगा ही होगा, m1r1 की वैल्यू भी m2r2 के बराबर होगी, वो भी हमेशा वैलिड रहेगा। तो अब इस सबकी एक फिर से समरी ले लेते हैं। तो समरी है कि आइसोलेटेड सिस्टम में अगर u1 0 है, u2 0 है तो UCM भी 0 होगा। ऐसे सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा, दोनों पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास पर हमेशा कोलाइड करेंगे। पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी रहेंगी वो तो होंगी v1 v2, ठीक है ना। VCM का वैल्यू हमेशा 0 बना रहेगा। ये पार्टिकल अगर x1 डिस्टेंस आगे गया, ये पार्टिकल अगर x2 डिस्टेंस पीछे आया, तो x1 की वैल्यू या ऐसे बोला जाए m1x1 की वैल्यू हमेशा m2x2 के बराबर होगी। और x1 अगर निकालना है तो ये हो गया यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास का दूरी विच इज इक्वल्स टू m2r, जहाँ r हो गया दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन, m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और x2 की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी m1r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दूसरी बात, m1v1 की वैल्यू मोमेंटम कंजर्व रहेगा, किसके बराबर होगी, m2v2 के। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर कंसेप्ट के मामले में आ जाती है आइसोलेटेड सिस्टम में। तो अब हम इन चीजों को एक साथ प्रिसाइज करते हैं, सवाल देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम एग्जांपल में ये ले लेते हैं, कहता है कि ये m मास का पार्टिकल है और इधर 2m मास का पार्टिकल है, दोनों के बीच का सेपरेशन हमारे पास r था। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आपको गौर करना पड़ेगा, स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ये है, एज शोन इन डायग्राम, two particles move towards each other under mutual force of interaction. तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आते हैं म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के कारण। फाइंड, अब बहुत सारी चीजें हैं म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के कारण। इनिशियली ये भी बड़ा जरूरी है, ये नहीं लिखेंगे तो सवाल ही नहीं चलेगा। तो इफ इनिशियली पार्टिकल्स वर रिलीज्ड, तो इनिशियली पार्टिकल को रिलीज किया गया था। अब फाइंड करो वेलोसिटी ऑफ COM when two particles collide with each other. दूसरा, distance moved by m when it collides with 2m.
तो ये हो गए हमारे दोनों प्रॉब्लम यहाँ पर तैयार, ठीक है ना। अब हमें शब्द पढ़ना है, दो शब्दों का हमें इसमें जरूरत है, अंडर म्यूचुअल फोर्स, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन और इनिशियल वेलोसिटी देखना जरूरी है। तो इनिशियली पार्टिकल्स वर रिलीज्ड, ये दो चीजें हमारा सवाल सेट कर देंगी। तो u1 0 है, u2 0 है, ये सेंटर ऑफ मास पर हम पहुंचे, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है, यानी सेंटर ऑफ मास चलने से रहा, ये मूव नहीं करेगा, तो COM का वेलोसिटी UCOM हमारे पास 0 है। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के पास है नहीं क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है। अब पार्टिकल कब टकराएंगे, कहाँ टकराएंगे, तो भाई ऐसे पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास पे टकराएंगे, ये m आया, ये 2m आया। अब वो कह रहा है कि इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता दो। तो अब एक एक पार्ट का हम जवाब ढूंढते हैं। तो पहले पार्ट का जवाब, सिंस सिस्टम इज आइसोलेटेड therefore ACM is 0. This implies that अब UCM हम निकालेंगे which is also 0, अब हम BCM निकालेंगे which is also 0, which implies that COM remains at rest. तो COM रेस्ट पर रहेगा, ठीक है ना, वो मूव नहीं करेगा। अच्छा, अब हमें दूसरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए कि m कितना चला, तो भाई m उतना ही चलाना जितनी दूर इसका सेंटर ऑफ मास था। 2m कितना आया, जितना उसका सेंटर ऑफ मास दूर था। तो अगर हमें डिस्टेंस मूव्ड बाय m निकालना है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय m हमारे पास आ जाएगा x1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास m2 यानी 2m डिवाइडेड बाय 3m इंटू r, m से m गया, x1 का वैल्यू आ गया 2/3r। तो ये रिजल्ट आया हमारे पास x1 का कि m1 वाला पार्टिकल कितना डिस्टेंस आगे आया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप कितने भी सवाल इसके अंदर बना सकते हो। अब मैं आपको एक स्पेशल प्रॉब्लम करा रहा हूँ। ये स्पेशल प्रॉब्लम आपके AIEEE में भी आया हुआ है, एम्स अपने AIPMT में भी आया हुआ है, तो मैं करा रहा हूँ। तो नॉन पॉइंट मास, तो जैसे मेरे पास दो नॉन पॉइंट मास थे, सपोज करो एक ये था और इसमें मैं कलर फिल कर ले रहा हूँ, और ऐसा ही एक और नॉन पॉइंट मास था, ये रहा, ठीक है। तो दो नॉन पॉइंट मासेस मेरे पास थे और इन दोनों नॉन पॉइंट मासेस के ये रिस्पेक्टिव सेंटर में, ये दोनों नॉन पॉइंट मासेस का डाटा इस तरीके का था, इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r, दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच का सेपरेशन 12r। ये स्पेशल प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना इसको। इस पार्टिकल m2 का मास 5m, इस पार्टिकल m1 का मास कैपिटल M। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, पार्टिकल्स वर रिलीज्ड या पार्टिकल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। तो इतनी स्टेटमेंट से ये तो समझ आ गया कि u की वैल्यू u1 u2 की वैल्यू 0 है। तो पार्टिकल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट moves under mutual gravitational force of attraction। तो ये मूव करते हैं म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय कैपिटल M when it collides with 5m। तो m वाला मास कितना डिस्टेंस मूव करेगा जब ये इससे कोलाइड करेगा। अब इसमें एक प्रिंसिपल सुनो, ये दोनों पार्टिकल्स जब कोलाइड करेंगे तो इनके ये सरफेस कोलाइड करेंगे, समझ रहे हो आप, ये सरफेस कोलाइड करेंगे, सेंटर थोड़ा ना कोलाइड करेंगे क्योंकि ये रिजिड बॉडीज हैं, ठीक है ना। तो इनमें इनका सेंटर नहीं कोलाइड करेगा, इनमें इनका सरफेस कोलाइड करेगा। तो अब हम इस सवाल के लिए एक ट्रिक डेवलप करते हैं, क्योंकि इनका सरफेस कोलाइड करेगा। अच्छा, फिलहाल कोलाइड का करेंगे, तो अभी तक की हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये पॉइंट मास होते तो ये सेंटर ऑफ मास पर कोलाइड करते हैं, ठीक है ना। अब अगर इनका सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो ये सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, पहले एक बार लोकेट कर लेते हैं। तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालें तो x1 की वैल्यू, मैं यही सॉल्यूशन ले रहा हूं उसका, तो अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूं तो x1 की वैल्यू होगी m2r बाय m1 प्लस m2। m2 की जगह बेटा हमारे पास आ गया 5m डिवाइडेड बाय 6m इंटू 12r। तो रिजल्ट मिला मेरे पास 10r। तो यहां से 10r के डिस्टेंस पर, अब यहां से 10r देखोगे तो ये सेंटर ऑफ मास आ गया, यानी सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल इसके सरफेस के ऊपर चिपक के आ गया। ये x1 की वैल्यू आ गई विच इज 10r, और इधर से ये x2 की वैल्यू आ गई विच इज ऑल्सो 2r। अब क्या होगा, जैसे ही ये पार्टिकल आगे भागेगा तो
भगाओ उसको आगे, सेंटर ऑफ मास बिल में घुस जाएगा, ये पार्टिकल इधर आया, ये इधर आगे आया, ये इधर आया, ठीक है ना, ज्यादा ही आ गया, ये थोड़ा सा और इधर आया, ये इधर आया। तो अब बताओ क्या ये सेंटर ऑफ मास पे टकरा पाए? नहीं टकरा पाए, क्योंकि वो तो अंदर जा चुका है। तो टकराए कौन? फेसिंग सरफेसेस टकराए इनके। तो अब करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि हम एक काम करेंगे। अब इसके लिए अगर हम सवाल को लेंदी नहीं करना चाहते, सिर्फ एक स्टेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो तरीका ये है, क्योंकि इनके फेसिंग सरफेसेस टकरा रहे हैं तो सारा मास फेसिंग सरफेस पर रख दो, सारा मास फेसिंग सरफेस पर रख दो। तो ट्रिक ये है नॉन पॉइंट मासेस की, प्लेस ऑल मास ऑन फेसिंग सरफेस। तो फेसिंग सरफेस पर सारा मास रख दो। तो अब स्टेटस ये बनेगा, तो अगर मैं सारा मास यहां रख दूं तो इस जगह पर मैं सारा मास रख रहा हूं और सिमिलरली इस जगह पर मैं सारा मास रख रहा हूं, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सारा मास m इधर लगा दिया और मैंने सारा का सारा मास इसका 5m इधर लगा दिया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो बचा मेरे पास, ये डिस्टेंस बचा 12r माइनस r माइनस 2r, दैट मीन्स ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया 12r माइनस 3r, मतलब 9r। अब ये सवाल पूरा पॉइंट मास वाला सवाल है। अब कहाँ ये टकराएंगे? जहां इनका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है ना। अब ये सवाल नॉन पॉइंट मास से पॉइंट मास में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है कि कौन कितना चला, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा x1 और x1 की वैल्यू अब आप निकालोगे तो वो हो जाएगी 5m डिवाइडेड बाय टोटल मास 6m इंटू 9r, आंसर मिलेगा 7.5r। तो m1 वाला डिस्टेंस, m1 वाला मास 7.5r जाएगा, उधर वाला मास जो आ जाएगा वो हमारे पास 9r में से माइनस कर लो 1.5r, तो ये मास 1.5r मूव करेगा, ये मास 7.5r मूव करेगा और जाकर के टकरा जाएंगे। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को वन लाइन में सॉल्व करने का ट्रिक यही होता है कि सारा मास फ्रंट सरफेस पर लगा दो और आप डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा पॉइंट मास का भी और नॉन पॉइंट मास का भी हिसाब किताब। अब नेक्स्ट लेक्चर में रखूंगा इसके अंदर गन बुलेट वगैरह सिस्टम वाला और एक्सप्लोजन वाला रहेगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम ही कंटिन्यूड रहेगा अभी। थैंक यू सो मच।